Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 6th. Today we shall study chapter 5 of science. The name of the chapter is separation of substances. पदार्थों का पृथक्करण मीन्स जो सब्सटेंस रहते हैं उनको अलग अलग करना. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम सब्सटेंस के किसी मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग करते हुए देखते हैं. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से छलनी के द्वारा सेपरेट किया जाता है. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, we gin cotton to separate its seed from the fiber. फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करते हैं. मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है. जैसे कि हमने पार्ट 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम कपास को ओटते हैं. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it has chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा. यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले इन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें अलग करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रख देंगे. क्या यह सही है? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand and by hand. ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि अलग किए जाने वाले सब्सटेंस आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें अलग करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर अलग करने की सोचना भी असंभव है. एक्टिविटी 1. टेबल 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रकार दिए हैं. अलग करने का उद्देश्य तथा अवयवों को अलग करने के लिए ढंगों को कॉलम 2 और कॉलम 3 में दिया गया है. तथापि कॉलम 2 और कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है. क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए आवश्यकता होती है. कभी कभी हम उपयोगी सब्सटेंस को भी अलग करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है. अलग किए जाने वाले सब्सटेंस के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं. ये सब्सटेंसों की 3 अवस्थाओं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई भी हो सकती है. इसलिए हम किन्हीं सब्सटेंस के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है. 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां. We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब हम सब्सटेंस के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे. इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा. हैंड पिकिंग, हस्त चयन. Bring a packet of food grains
purchased from a shop to the classroom. Now, spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grains, and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को पेपर की शीट पर फैलाइए। क्या आप पेपर पर एक ही प्रकार के अनकण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अनकण तथा अन्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अनकणों को इससे अलग कीजिए। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that handpicking is a convenient method of separating substances. हस्तचयन को इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा सब्सटेंस को अलग करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat और paddy stalk lying in fields after harvesting the crop. आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। Stalks are dried in the sun before the grains is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in hundreds of bundles of stalk like in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalk? पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अनकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अनकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करते हैं? One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalk would be possible. How does one separate grain seeds from their stalk? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे अलग किया जाता है? The process that is used to separate grains from stalks, etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes, threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को अलग करने के लिए प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विनोइंग। एक्टिविटी 3 मीन्स निष्पावन। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it be impossible to separate the components by hand picking? सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा न्यूज़पेपर के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को अलग करना संभव है? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper.
Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा न्यूज़पेपर पर रखिए। जिस प्लेट अथवा न्यूज़पेपर पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि जो मिक्सचर है वह धीरे धीरे नीचे फिसले। What happens? Do both the components sand and sandust fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को अलग अलग करने में सफल हुई? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। This method is commonly used by the farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains. The husk particles are carried away by the wind. The seed of grains get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. भूसे के हल्के कण हवा के साथ उड़कर दूर इकट्ठे हो जाते हैं जबकि भारी अनकण अलग होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग मीन्स चालन या चालना। Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें उसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को अलग करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk, and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. प्रायः आटे की मिलन में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। You may have also noticed similar sieves being used at construction site to separate pebbles and stone from sand. आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर अलग करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। एक्टिविटी 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को अलग कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग
मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मीन्स अपसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? कभी कभी मिश्रणों के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा अलग करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे अलग करते हैं? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now will sink to the bottom of the vessel. Rice or dust? Why have you seen that the vessel is titled to pour out the dirty water? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं, उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. मिश्रण के जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन कहते हैं। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अपसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. यदि यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने में भी उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो अलग अलग परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनता है उसे निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually, we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now, pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? आइए फिर से सॉलिड और लिक्विड के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां अलग करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को
निस्पंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय में चाय की पत्तियां अलग करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at the times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम ये देखेंगे क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविव्लय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।